कहाँ से आए, कब आए, ये सब आप सबको भी मालूम है। एक विषय कि जिसमें हम भगवान शिव के संतान हैं, महादेव जी ने हमको सबको माँ पार्वती के कहने पर सजीवन किया, ये सब स्टोरी कहानी मालूम है। और भगवान शिव है वो हमारे आराध्य देव है, इसमें कोई शंका नहीं, और आप सबको मालूम है, उस विषय पर मैं नहीं जा रहा। इतिहासकारों के नज़रिए से कि इस पश्चिमी भारत में, जिसमें कच्छ है, सिंध है, पंजाब है, राजस्थान है, इस एरिया में हम कब से हैं, इसके बारे में बहुत सारे इतिहासकारों ने शोध किया। और हमारा भारत का इतिहास है, जो लिखित इतिहास मानो या थोड़ा बहुत जिसको हम मजबूत इतिहास मानते हैं, वो सिंधु घाटी सभ्यता से प्रारंभ हुआ। तो सिंधु घाटी सभ्यता की इन्होंने शोध किया, और इंडस वैली में शोध करने के बाद में इन्होंने निष्कर्ष निकाला कि इस सभ्यता के संस्थापक कौन है। इतनी बड़ी सभ्यता थी, जब अंग्रेज हमको बोलते थे कि तुम्हारी सभ्यता तो अभी स्टार्ट हुई है हमारे बाद में, और जब सिंधु घाटी मिली तो हमने बोला कि नहीं नहीं, हम तो 5000 वर्ष पहले की सभ्यता है, विश्व की महानतम सभ्यता में से है। तो इस सभ्यता के संस्थापक कौन है? तो उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि इस सभ्यता के संस्थापक रबारी है। हम नहीं बोल रहे, क्योंकि हमको तो मालूम नहीं है, हमारे कोई इतिहासकार शोध करने वाले हुए नहीं, न अभी स्टूडेंट हैं। हम बड़ी मुश्किल से रोजी रोटी पानी का अपना जुगाड़ कर पाते हैं, नौकरी कर पाते हैं, या जो आर्थिक है व्यवसाय कर पाते हैं, पशुपालन कर पाते हैं, हमको नहीं मालूम। उन्होंने ही बोला कि इस सभ्यता के संस्थापक हैं वो रबारी है। उन्होंने 2-3 बातें लिख कर बोली। एक, मारवाड़ में अभी ये परंपरा नहीं है टैटू की, इधर सिरोही में थोड़ी बहुत है, जालोर में विलुप्त जैसी है, गुजरात में है अभी भी। उन्होंने टैटू की कंपैरिजन किया सिंधु घाटी के टैटू से। सिंधु घाटी के टैटू मतलब 5000 वर्ष पहले के टैटू और आज के टैटू, और उसके बेस पर उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यही वे लोग हैं जो इस सभ्यता के संस्थापकों में से एक रहे होंगे। फिर आप हमारे यहाँ पर एक गाय है, कांकरेज नस्ल की गाय है, जिसके सिंग हैं वो 3-3 फीट का है, एक सिंग 2.5 से 3 फीट का है, और बड़े बड़े सिंग हैं। ऐसे सिंग केवल सिंध में, कच्छ में और मारवाड़ के जैसलमेर, बाड़मेर, सांचौर इस एरिया में है। और एक नारी नस्ल की गाय, कांकरेज और नारी नस्ल की विशुद्ध गाय, जिसको आप बोलो प्योर ब्रीड, संसार में यदि किसी के पास उपलब्ध है तो रबारी है। बाकी के पास सबके पास गाय है, पर 5000 वर्ष से यदि किसी ने इस गाय के बीज को शुद्ध रूप से संरक्षित किया हो, जीन को संरक्षित करना कोई हाथ का खेल नहीं है, लोग पहाड़ को संरक्षित नहीं कर पाए, ये जीन को सुरक्षित करना विशुद्ध रूप में 5000 वर्ष से, तो वो रबारी है। उन्होंने बोला कि ये वही गाय है जो सिंधु घाटी में जिस बैल का आप फोटो देखते हैं बड़े बड़े सिंग वाला, आप देखोगे भी हमारे पास ही है। हमारे हरियाणा में जो लोग जाते हैं जालोर से, रामसिंह से, आप देखना उनकी गाय के सिंग और फोटो का उस सिंधु घाटी के बैल से आप देख लेना, सेम है, उसी की कॉपी है, प्रतिलिपि है। फिर इन्होंने एक देखा, एक जर्मन विद्वान हुए 1974 में, उन्होंने मारवाड़ की, सिंध की, गुजरात की रबारियों पर शोध किया, जर्मन में ही उन्होंने लिखा है। उसी में इन्होंने देखा कि एक हाथ का चूड़ा, हमारे यहाँ 2 हाथ में चूड़े पहने जाते हैं, कच्छ में एक हाथ में चूड़ा पहना जाता है और दाएं हाथ में, लेफ्ट में। देखा सिंधु घाटी सभ्यता में कि केवल एक हाथ वाले चूड़े वाले लोग भी थे। तो बोला कि ये एक हाथ का चूड़ा, तो मैंने कहा ये हमारा सभ्यता का उसी का अंग है। उधर बलूचिस्तान की जो मिले हैं अवशेष, वहाँ पर 2 हाथ के चूड़े ही है, हमारे जैसे ही है। उधर वाले में एक है, वहाँ पर ये मान्यता है कि ये राइट हैंड है ना, ये भाई का हैंड है, ये पति का हैंड है, तो ये पति का हैंड है ना, उसी पे चूड़ा पहना जाएगा, ये भाई को समर्पित, इस पे नहीं। तो
उससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि ये जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसके संस्थापक हम रबारी हैं। तो हम दो बोले कि ये सभ्यता आपकी है और हम बोले हमको नहीं मालूम, कम से कम बोले तो सही कि हाँ हमारी ना ना कुछ कहने में क्या मतलब है। आप बोल दो हाँ ये आप सब बोल रहे हो तो ये हमारी होती है, हमको तो नहीं मालूम पर आप बोल रहे हो तो ठीक बात है। फिर वैदिक काल की बात आई। वैदिक काल में एक ब्रांडिंग की परंपरा है। ब्रांडिंग को नहीं मारवाड़ी में स्वामी जो छापा लगाते हैं ना ऊँट के, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, पीठ के लगाते हैं, पैर के लगाते हैं, कान काटते हैं, गाय के, सिंग के, भेड़ बकरी के भी, इसको ब्रांडिंग बोलते हैं। तो ये जो ब्रांडिंग है, ये वैदिक काल में जो ब्रांडिंग का टाइप था वो किस टाइप की ब्रांडिंग थी वो सब वेदों में लिखित है, उसमें वर्णित है कि ऐसे ऐसे ब्रांडिंग थी। आर.आर. प्रसाद नाम के एक विद्वान हुए, उन्होंने 1994 में रबारियों की ब्रांडिंग कैसी है, हमारे पशुओं की हम ब्रांडिंग कैसे करते हैं, उसको उन्होंने लिखा। आप उन दोनों के कंपेयर करोगे तो वो की वो ब्रांडिंग अभी भी है। तो ये क्या सभ्यताओं की निरंतरता है। हम नहीं बोल रहे कि कौन सी सभ्यता किसने स्थापित की, बट हम बोल रहे हैं कि इस सभ्यता के हम पार्ट रहे हैं। जो सभ्यता पहले थी उस सभ्यता को हम आज भी संजोए हुए हैं। आप भी उसके पार्ट थे, आप बहुत परिवर्तित हो चुके हो, तो आपको लगता है कि हम पिछड़े हैं, तो पिछड़े हैं जैसे भी हैं, बट हम आपके पूर्वजों में से एक ही। फिर एक वैदिक मंत्र है, हमारे मारवाड़ में हम नहीं गाते, इतना आता भी नहीं अपने को, केवल सौराष्ट्र में रबारी गाते हैं। और वो क्या अपौरुषे, अपौरुषे मतलब भगवत पर ईश्वर ने खुद ने उनको दिया हुआ है। तो मंच वगैरह पे या ऐसे चर्चा नहीं की जाती इसकी, मैं भी उसकी चर्चा नहीं करता, पर वो ईश्वर प्रदत्त केवल रबारी गाते, वो कोई नहीं गाते। शाम को गाते हैं अपने, हमारे वहाँ नहीं है ये परंपरा, मतलब अपने राजस्थान में, उनके वहाँ है। फिर एक उनके इतिहास का गुजराती अपने वेदों के जानकार हैं, उन्होंने बताया कि ये रबारी जो गीत गाते हैं ये तो सामवेद है। फिर उन्होंने जो सोमनाथ महादेव मंदिर में उनको इनवाइट किया और बोला कि भगवान की आप प्रार्थना कीजिए, स्तुति कीजिए कि आप सामवेद गाते हैं। सामवेद क्या एक राग है, उसमें शब्द नहीं मालूम पड़ते, शब्द उसी को मालूम पड़ेगा, गाने वाले को ही मालूम है, गाने वाला किसी को बताता नहीं। तो सामवेद की जो गायन की परंपरा है वो उनके वहाँ है, हमारे वहाँ उसकी बहुत छोटी सी परंपरा है अभी, जो आपको अपनी माताएं हैं जो 80 साल से ऊपर की है, वो जब किसी की मौत हो जाती है तो उस टाइम जो ढाल निकालती है, लोगों को लगता है कि रबारी ऐसे ही रो रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने बोला ये उस परमात्मा को याद कर रहा है, उस विद्वान ने बोला, और उसने संस्कृत के वर्ड भी निकाले कि ये वर्ड वो बोल रहे हैं, रबारी जब भी किसी की मौत पर रुदन करती है तो ये शब्द हैं स्पेसिफिक, वो शब्द सामवेद के शब्द हैं, उसी से स्टार्ट करती है। ये राग डाल ऐसे ही नॉर्मल राग डाल नहीं है, ये भगवान को समर्पित है और वो अपने गए हुए आत्मा की शांति के लिए वो उसी वर्ड में गा रही है। बट क्योंकि लोगों को मालूम नहीं है और राग निकालने वाले भी भूल गए हैं, तो उनको एक रूढ़िगत वो हो गया है। इसके बाद में महाभारत काल में आपको अंतरा का सबको मालूम है कि जब अभिमन्यु की पत्नी अंतरा को लाने की बात आई तो बहुत सारे सबको मालूम है कि अंतरा को लाने रबारी कैसे गए, कैसे आए, कितनी, ये सबको मालूम है। तो वहाँ पर भी ये केवल महाभारत के राजस्थानी साहित्य में ही नहीं वर्णन मिलता। अंतरा का भीनों का भारत, भीनों का अपना महाभारत है, अलग से अपना सेपरेट है, उसमें भी एक पूरा का पूरा चैप्टर 20 से लेकर 30 पन्ने जैसे हैं, केवल इसी बात को है कि अंतरा को रबारी कैसे लाने जाते हैं, कैसे एन वक्त पर वो लेकर आते हैं, अभिमन्यु के दर्शन के लिए वो कैसे आती है। तो उसमें
रिबारियों की भूमिका का वर्णन है। ये ऐतिहासिक रूप से हम किस प्रकार इतिहास के पाठ रहे उसके बारे में। देन एक पतंजलि महाभाष्य के ज्ञाता थे वासुदेव शरण अग्रवाल, जो आगरा के क्यूरेटर थे, आगरा म्यूजियम है उसके क्यूरेटर थे। उन्होंने शोध किया और शोध के बाद में निकाला कि ये 4 जनपद है जो भारत पाक के बॉर्डर पे है, अभी पाकिस्तान में। इन 4 जनपद में से ये 2 जनपद हैं ये रबारियों, इन जनपद में से ही रबारी निकले हैं। और ये जो अरबरी और रबारी अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में जो मुस्लिम बन गए और बाकी इधर आए हुए हिंदू है,